जैव विविधता किस स्थान में कितनी प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतु, पेड़ पौधे और वहां की पारितंत्र मौजूद हैं। इस पूरी पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता को स्थान के सापेक्ष या किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सापेक्ष मापा जाता है। किसी स्थान में कितने जीव जंतु निवास करते हैं, जीव जंतुओं के अलावा वहां पर पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां हैं, वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, इन सभी को एक साथ एक स्थान में जितनी ज्यादा इनकी संख्या होगी, ऐसा कहा जाता है कि वहां की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उतनी अधिक होगी। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में लोकसभा में जो जैव विविधता से रिलेटेड एक बिल पास हुआ है उसे लेकर कि उस बिल में क्या संशोधन हुए हैं, किन संशोधनों को प्रस्तावित किया गया था, इसे हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं हमारे विषय को। विषय है जैव विविधता अधिनियम क्या है, लोकसभा ने कानून में किन बदलावों को दी है मंजूरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर के बाद देखेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे जैव विविधता कानून को कि आखिर जैव विविधता कानून है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी, क्योंकि वर्ष 2002 में इसे लाया गया था भारत में, तो उस समय इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी, इसे जानेंगे। इन दोनों ही टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि जैव विविधता कानून और इसकी आवश्यकता अपने आप में रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसके बाद जानेंगे कि कानून में संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ इसमें संशोधन की भी जरूरत है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें हालिया जो संशोधित प्रस्ताव हैं ये हैं क्या। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है यह पूरा विषय, यह पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस पेपर से संबंधित है, किस खंड से संबंधित है। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस ने सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया है, यानी 2024 के लिए। इससे जुड़े हुए जो भी आपको अपने डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हैं आप दिए हुए नंबर पर। नंबर है 9311406441। ध्यान रखिएगा ये क्लासेस लाइव ऑनलाइन मोड में होंगी दृष्टि लर्निंग ऐप पर। इसके अलावा आपको एक और सूचना दे देते हैं, हम हमारे जो भी इनफोकस के पीडीएफ है, इनफोकस का हमारा जो भी पूरा एक लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। उसका नाम है दृष्टि आईएएस इनफोकस। आप सर्च करेंगे, उसका लोगो लगा होगा इनफोकस का। यदि आप इसे सर्च ना कर पाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, और जो भी हमारे रोज का सेशन होता है उसकी पीडीएफ आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन की शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, व्हाट चेंजेस हैज द लोकसभा क्लियर्ड इन द लॉ। यानी वर्ष 2002 के कानून में जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट ही था, लाया गया था, इसमें हालिया क्या संशोधन किए गए हैं, इन संशोधनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रस्तावित थे और किन्हें मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले देखते हैं खबर सुर्खियों में क्यों आ गई। इसके पीछे हमने अभी जाना भी क्या कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है और यह पारित विधेयक वर्ष 2002 के अधिनियम में कई संशोधनों को प्रस्तावित कर रहा था और अभी इन्हें मान लिया गया है। यदि इस विधेयक के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की जैव विविधता को संरक्षित करना और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करना है। अब यहां पर सतत विकास से क्या मतलब है? सतत विकास से मतलब है कि चूंकि हमारे देश में कई प्रकार के जैव विविधता संसाधन मौजूद हैं, इन संसाधनों को चूंकि सभी क्षेत्र के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो उसके समुदाय को प्राप्त हो, उस जैविक समुदाय को इसका लाभ यहाँ मिले और इस पूरे जैविक समुदाय का उपयोग आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी कर सकें। इसका हम इतना ही दोहन करें इन जैव विविधता का जिसका आगे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके और ये लगातार निरंतर बने रहे। इसे ही कहा जाता है इसका सतत विकास, यानी लगातार इनको भी आप बढ़ावा दें हमारे उपयोग के साथ साथ। तो इसे कह दिया जाता है सतत विकास के सापेक्ष जैव विविधता। आइए देखते हैं कि आखिर यह जो जैव विविधता कानून है
इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई थी, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी, और जैव विविधता कानून है क्या। यदि हम बात करें जैव विविधता के संदर्भ में, तो हम सभी जानते हैं जैविक विविधता का मतलब होता है सभी प्रकार के जीव रूपों को संदर्भित करना, यानी अपने आप में एक शब्द है जैव विविधता। कई प्रकार के जीवों की विविधता को कह दिया जाता है जैव विविधता। इसमें शामिल है क्या, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, यानी सभी लाइफ फॉर्म्स इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव यानी जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा सभी जीन पूल इसमें शामिल हो जाते हैं, और जो भी पारितंत्र इनके या पारिस्थितिक तंत्र आसपास मौजूद होते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। वर्ष 2002 का अधिनियम जैविक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण की वैश्विक आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी, यानी जब दुनिया में इस बात को महसूस किया गया कि हमें जैविक जो संसाधन है हमारे, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है। इन संसाधनों की सुरक्षा के साथ साथ इनके हमें संरक्षण की जरूरत है। वैश्विक लेवल पर यह देखा गया कि इन्हें हानि पहुंच रही है। कई ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, कई ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि नष्ट हो चुकी हैं। तो इनके संरक्षण सुरक्षा के लिहाज से वैश्विक लेवल पर प्रतिक्रियाएं हुई, और इसका परिणाम हुआ कि भारत में वर्ष 2002 में जैव विविधता से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था। यहां पर क्षति की सीमा इस लेवल तक पहुंच गई थी, इसका आकलन हुआ, और वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट आई थी। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कई ऐसी प्रजातियां हैं, कई ऐसे जीव जंतु हैं जो कि पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। ये रिपोर्ट जारी की थी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IPBES। ध्यान रखेगा, वर्ष 2019 में इसने ये रिपोर्ट जारी की थी। यदि आप इस संस्था के बारे में समझें तो आप इसे समझें कि जो हमारे IPCC पैनल है, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, यह संस्था इसी की तरह एक वैज्ञानिक निकाय है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, या अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में कड़ी चेतावनी दी गई थी और कहा गया कि कुल लगभग 8 मिलियन में से 1 मिलियन पशु और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक पारितंत्र का अपना एक की स्टोन प्रजाति होती है। उस की स्टोन प्रजाति पर वह पारितंत्र निर्भर करता है, और किसी भी खाद्य जाल को बनाने में हर जीव जंतु की एक अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इनका नष्ट होना खाद्य जाल को पर भी प्रभावित कर सकता था। यह भी कहा गया था कि पृथ्वी की लगभग 75% भूमि की सतह और 66% महासागरों में काफी तेजी से और काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो कि अपने आप में बड़ी एक दुविधा के रूप में उस समय देखा गया था। इसमें यह भी कहा गया कि जैव विविधता की रक्षा के हमें लगातार प्रयास करने चाहिए, और इसके प्रयास की शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 में, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद। उसमें चर्चा हुई, उसमें कहा गया कि हमें एक ऐसी कन्वेंशन की जरूरत है जो बायोडाइवर्सिटी पर आधारित हो। इसके लिए CBD की बात हुई थी, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और इस कन्वेंशन को लेकर चर्चा करने की बात हुई कि हमें जैव विविधता को लेकर कन्वेंशन किया जाना चाहिए और उस पर चर्चा किया जाना चाहिए। फिर बाद में मुख्यतः 3 बातें इस कन्वेंशन से निकलकर सामने आई, जिसमें आम सहमति बनी थी। वे कन्वेंशन की महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की जरूरत है। इसके अलावा उनके औषधीय गुणों के लिए इन संसाधनों के स्थायी उपयोग को विनियमित करने की जरूरत है। यानी आपको पता है कि किसी जैविक संसाधन का आप लगातार अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं तो वे समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगे। यदि आपके लिए वे औषधीय रूप से भी महत्वपूर्ण है, तब भी आप उन्हें विनियमित तरीके से उपयोग करें। ये नहीं कि यदि आपको उनकी आवश्यकता है और वो आपको एक स्थान पर मिल गई है तो आप उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दें। जरूरी क्या है कि हमें उन्हें वापस से उपजाना चाहिए, वापस से लगाना चाहिए, या यदि आपको 100 में से 50 की जरूरत है तो आप केवल 50 का ही उपयोग करें, उसे नष्ट ना करें, विनियमित तरीके से इसका उपयोग करें। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इन संसाधनों की सुरक्षा और रखरखाव में मदद करने वाले लोगों और समुदायों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। जब आप ऐसे लोगों को पुरस्कृत करेंगे तो लोग इससे मोटिवेट होंगे, ताकि और भी लोग आपस में मिलेंगे और जैविक संसाधन है, हमारी जैव विविधता है, उसके संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भारत का जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया, और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसे लाया गया था और इसे लागू करने की कोशिश की गई थी। वर्ष 2002 में इस अधिनियम को लाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा।
इसके तहत ये जो अधिनियम लाया गया था, इसके तहत एक नियामक संस्था भी सामने आई थी जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के अंतर्गत, जो कि कार्य कर रहा है। ये तो हमने जाना कि आखिर जैव विविधता कानून क्या है और इसकी जरूरत क्या है। अब आइए जानते हैं कि आखिर इस कानून में संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हुई। हम सभी जानते हैं कि जैव विविधता के कई हितधारक हैं, चाहे वह चिकित्सकीय क्षेत्र में हो, पेटेंट के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं लोग वो हो, चाहे रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए इसका जो उपयोग किए जाते हैं, ये सभी स्टेक होल्डर हों। यानी कई हितधारकों ने बताया कि 2002 के कानून के कुछ प्रावधानों ने उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए इनकी संशोधन की जरूरत महसूस हुई थी, ताकि आप इन सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके, इसके संशोधन कर सके, इनमें अनुसंधान कर सके और इनकी नई नई तकनीक को आप सामने ला सके। इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है? इन संशोधनों का उद्देश्य था आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना, भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण और वाणिज्यिक उपयोग में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई जैव विविधता वाली प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जिनके हमें यहाँ पर संरक्षण की जरूरत है और इनकी वाणिज्यिक उपयोग के माध्यम से हम बाहरी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, इनको प्रसंस्करण करके हम विभिन्न देशों में भेज भी सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो पेटेंट से रिलेटेड हो या किसी भी अनुमोदन से रिलेटेड है, उन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना, ताकि सभी के लिए इसके प्रावधानों का अनुपालन करना आसान हो सके। ये इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य था, जिनके बारे में हमने जाना। यदि इनसे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्यों की गौर फरमाएं तो यदि हम विभिन्न देशों की बात करें तो विभिन्न देशों ने वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल पर सहमति दर्ज की थी, जो CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसके बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। इसमें मुख्यतः पहुंच और साझाकरण तंत्र शामिल किया गया था, यानी आपके पास जो भी जैव विविधता है वहां पर लोगों की पहुंच आसान हो, और यदि आप उन तक पहुंच स्थापित कर पा रहे हैं, उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उस लाभ को वहां के स्थानीय लोगों को भी प्रदान करें। इसके लिए यहाँ पर लाभ साझाकरण तंत्र शामिल किया गया था, जो कि हमने बात की किसके बारे में, बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में और कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। इनसे यह तथ्य निकलकर सामने आया था। जैव विविधता से समृद्ध देशों को अपने जैविक संसाधनों को उन लोगों तक पहुंचाना जो अनुसंधान या व्यावसायिक कारणों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित करना, ऐसे लोगों तक इनकी पहुंच को बनाना जिससे इनका वाणिज्यिक उपयोग हो सके, व्यावसायिक उपयोग हो सके और इन जैविक संसाधनों का अनुसंधान करने के लिए इसका उपयोग कर सके। लेकिन ऐसे ही नहीं, ये केवल अपने उपयोग के लिए नहीं बल्कि बदले में उपयोगकर्ता एजेंसियों को स्थानीय समुदायों के साथ उनके उपयोग के लाभों को साझा करना होगा, ताकि आप जहां से ले रहे हैं वहां पर आप कुछ तो वापस कर पाए। इस प्रकृति को या जैव विविधता से संबंधित जो देश है, स्थानीय लोग हैं, वहां पर आप कुछ दे सके। ये जो साझाकरण की बात कही गई थी, ये केवल एक देश के लिए ही नहीं थी, यानी आप केवल एक देश की एजेंसियां ही वहां का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जबकि अन्य देश भी एक दूसरे देशों के जैविक से संबंधित जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकते थे और साझाकरण के लिए जो लाभ है, जो उनको लाभ प्राप्त हुआ है, उस लाभ का की कुछ मात्रा वहां पर उन लोगों को या स्थानीय समुदायों को दे सकते थे। इसमें पहुंच और लाभ साझाकरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शामिल था, ये हमने देखा भी। इसके अलावा भारत सरकार ने भी चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है और इसी लिहाज से जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2023 में जो संशोधन प्रस्तावित किए गए थे उनमें इसे भी शामिल किया गया है, आयुर्वेद को भी शामिल किया गया है। अब आइए जानते हैं कि प्रस्तावित संशोधन क्या थे। दरअसल वर्ष 2002 में जो अधिनियम लाया गया था, इसमें कई संशोधनों को प्रस्तावित किया गया था। अभी हाल ही में जो संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जो चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों, बीज क्षेत्र और दवा उद्योग के चिकित्सकों द्वारा उठाई गई अधिकांश चिंताओं को संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि ये चिंताएं हैं इस अधिनियम में, बदलते वक्त के साथ हमें इसमें संशोधन की जरूरत है। भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों को पहुंच और लाभ हस्तांतरण तंत्र के लिए भुगतान करने से कुछ छूट भी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत भारत में पंजीकृत और भारतीयों द्वारा नियमित जो कंपनियां हैं, यानी इनके जैविक संसाधनों से रिलेटेड जो भारतीय कंपनियां हैं, जो भारत में कंपनियां निवास कर रही हैं, भले ही उनका शेयर इक्विटी विदेशी भी है, लेकिन उन कंपनियों को भारतीय कंपनियों के रूप में जाना जाएगा। यह भी संशोधन में लिखा गया है। भले ही उनके पास विदेशी इक्विटी या साझेदारी हो, जिससे उन पर प्रतिबंध थोड़ा कम हो जाएगा या कम लगेगा। इसके अलावा
अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने की बात चल रही है, ताकि जो जैविक संसाधनों के उपयोग या पेटेंट आवेदन जो दाखिल होते हैं उनके लिए जो अनुमोदन की प्रक्रिया है वह आसान हो सके, उसमें तेजी लाने की बात कही गई है इस पूरे प्रस्ताव में। तो ध्यान रखिएगा, एक तो कंपनियों के संदर्भ में बात की गई है कि भारतीय कंपनियों के रूप में समझा जाएगा, भले ही इक्विटी विदेशी हो या शेयर उसमें विदेशी हो। ऊपर से फिर इस प्रक्रिया को सरल करने की बात कही गई है, अनुमोदन प्रक्रिया को जल्दी करने की बात कही गई है जो प्रस्ताव भेजे गए हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के संदर्भ में भी कुछ छूट की बात कही गई है कि यदि हम इसमें शामिल करते हैं तो उन्हें कुछ छूट प्रदान की जाएगी। ये था आज का हमारा पूरा विषय। अब आइए देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2023 वर्ष 2002 के कानून की जगह लेगा। दूसरा है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एक वैज्ञानिक ने कहा है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।